क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे। इस पे 2 लेक्चर देख चुके हैं। हम मैटर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उसके टाइप्स को देख चुके हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं, डिफ्यूजन देख चुके हैं। इन सब टॉपिक्स पे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या हेजिटेशन है। आई प्रॉमिस कि आपकी उस हेजिटेशन को हम दूर करेंगे। अब इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि टेम्परेचर का यूनिट कौन सा होता है, एसआई यूनिट क्या होता है और कॉमन यूनिट क्या होता है और उन यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है। तो इस पे आज हम लोग एक लेक्चर लेंगे और अगर टाइम रहा तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी देखेंगे कि जो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उनका हम लोग कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में कैसे, गैस से लिक्विड में कैसे, लिक्विड से सॉलिड में कैसे। इन सब चीजों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप रेडी हो जाइए, एकदम कंसंट्रेशन बना लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि अगर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मिले आप उसको लिखते जाइए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम में। और एक नेक्स्ट चीज कि अगर अभी आज तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि हमने जो एनालिटिक्स देखा है इसमें 70% जो हमारे वीडियोस देखने वाले हैं वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जबकि 30% जो है वो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग इस जो हमारा एक जो एम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस फ्री एजुकेशन को पहुंचा सकें, उसमें हमारा हेल्प करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, SI and common unit of temperature. SI unit of temperature and common unit of temperature. SI and common unit of temperature. SI and कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है और उसका कॉमन यूनिट क्या होता है। आज इस पे हम लोग पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है और कॉमन यूनिट क्या होता है। तो जनरली जो हमारे जनरल डेली लाइफ में जो टेम्परेचर यूनिट यूज होता है वो कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि आज 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रिज होने का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तो उसमें हम लोग कॉमनली कौन सा यूनिट यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस। सो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर is degree Celsius, जो कि साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने इस यूनिट को बताया था। तो इस यूनिट का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, एंडर्स सेल्सियस। तो जो कॉमन यूनिट हुआ वो क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस। अब जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, जो दूसरा टर्म है कि SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले SI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब जो यूनिट वर्ल्ड यानी ग्लोबली एक्सेप्टेड है उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, तो वो होता है केल्विन, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है केसी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है केसी। और ये जो है, ये जो नाम है वो दूसरे साइंटिस्ट लॉर्ड विलियमसन थॉमसन केल्विन, इनके नाम पर ये
रखा गया है यूनिट का नाम लॉर्ड विलियमसन थॉमसन केल्विन। ये जो दूसरे साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम पे एसआई यूनिट रखा गया है टेम्परेचर का, केल्विन। तो ये साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड विलियमसन थॉमसन केल्विन। तो केल्विन इनके नाम में आ रहा है, तो इन्हीं के नाम पे हम लोग एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर रखे हैं केल्विन। और जो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर का वो है डिग्री सेल्सियस, और वो किसके नाम पर रखा गया है? एंडर्स सेल्सियस के नाम पे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को, इसमें समझना क्या है, मतलब एक तरह से नोट कर लिए होंगे कि क्या नाम होता है, कॉमन यूनिट का टेम्परेचर किस में होता है और एसआई यूनिट का टेम्परेचर किस में होता है, किस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, नेक्स्ट टर्म इसमें कि हम लोग कैसे इनका इंटर कन्वर्जन करते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में कन्वर्जन होता है, यानी कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करते हैं? जैसे आप सपोज करिए कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, x डिग्री सेल्सियस है। अब इसी टेम्परेचर को हमको एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। डिग्री सेल्सियस यानी कॉमन यूनिट है, अब उसको हमें एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना होगा? तो सिंपली जब इसी को हमें अगर कन्वर्ट करना हो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें 273 अगर ऐड कर दें तो इस यूनिट को हम लोग केल्विन में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द टेम्परेचर एज 25 डिग्री सेल्सियस, suppose that the temperature of a substance, leave that substance, as we know the temperature of room is 25 degrees Celsius, room temperature is 25 degrees Celsius, and we need to convert this Celsius unit into SI unit, that is in Kelvin. Then we have to add 25 plus 273 and the value will be, that is 298 is in Kelvin, that is in SI unit. तो सिंपली एक टर्म याद करना है कि डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में जाना है तो हमें क्या करना है? 273 ऐड करना है। जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर कहीं दे दिया है कि -5 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है केल्विन में, तो अभी क्या करेंगे भाई? -5 प्लस 273 केल्विन, ये हो जाएगा 268 केल्विन। तो सिंपली we have to add 273 in degree Celsius to convert it into Kelvin scale. Just write down some questions for your homework. कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं आप होमवर्क के लिए। आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे और हमें सेंड जरूर करेंगे आप, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछेंगे भी जरूर। Change the degree Celsius scale into Kelvin scale. Value is -28 degree Celsius. Second question is -300 degree Celsius. Third question is -273 degree Celsius. Fourth question is 45 degree Celsius. Fifth question is 215 degree Celsius. Solve these 5 questions. Convert into Kelvin scale. And we know what we have to do to solve this question is that we have to add 273 into degree Celsius to convert in Kelvin scale.
केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में 273 273 ऐड कर देना है, दैट्स इट। तो इन 5 क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिर अब हम लोग शुरू करते हैं कि इसका एसआई यूनिट को कैसे हम लोग कॉमन यूनिट में चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किए हैं, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन स्केल टू डिग्री सेल्सियस स्केल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली उसी का उल्टा करना, इसमें उसमें 273 ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली अगर ये एक टर्म है कि इफ डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन प्लस केल्विन माइनस 273 या फिर केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसी को हमें याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन माइनस 273 करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, और अगर केल्विन में जाना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं हम कि कैसे हम लोग केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा सकते हैं। सपोज 298 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस and we have to change it into degree Celsius, that is in common unit, degree Celsius में इसको चेंज करना है। तो 298 केल्विन को हमें चेंज करना है तो हम लोग लिखेंगे 298 केल्विन इक्वल्स टू 298 माइनस 273 केल्विन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉरी केल्विन है डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का कन्वर्जन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करना है, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो 273 माइनस करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि -5 केल्विन दिया है और इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, -5 केल्विन इक्वल्स टू -5 में से 273 माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, माइनस दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस साइन लगेगा और ऐड करने के वैल्यू लिख देंगे 278 और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पे भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हम देख लीजिए। पहला 25 केल्विन, दूसरा -28 केल्विन, तीसरा -500 केल्विन, चौथा 700 केल्विन, पांचवा 273 केल्विन। ये 5 क्वेश्चन आपको केल्विन टू डिग्री सेल्सियस स्केल में चेंज करने, तो 5 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और आप समझ भी जाएंगे अगर आप बस इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हेडिंग लगा लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, उसमें एक चीज और आपको हम बता दें, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी टेम्परेचर का एक और यूनिट होता है फ़ारेनहाइट, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी एक वैल्यू लिख लीजिए। उसका कन्वर्जन का वैल्यू होता है C/5, यानी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इक्वल्स टू F माइनस 32/9। इस तरह से इसमें हम लोग अगर सेल्सियस में वैल्यू दिया है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। तो ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए अभी को बता रहे थे हम। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट को कैसे चेंज करते हैं? वी नो बेटर दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 टाइप स्टेट्स, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनका इंटर कन्वर्जन हमें करना है कि कैसे हो सकता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा सकते हैं, लिक्विड से गैसियस में कैसे जा सकते हैं, या फिर गैस है तो लिक्विड में कैसे आ सकते हैं, और लिक्विड है तो सॉलिड में कैसे आ सकते हैं। तो जैसा कि हम इनकी प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज मैटर का, एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन तीनों पे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि मैटर के तीनों टाइप में तीनों की वैल्यू वेरी करती है। जैसे अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सबसे कम सॉलिड में होता है, उससे ज्यादा लिक्विड में होता है और सबसे ज्यादा गैस में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा गैस में होता है और सबसे कम सॉलिड में। काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में और सबसे ज्यादा गैस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम गैस में होता है, उससे ज्यादा लिक्विड में और सबसे ज्यादा सॉलिड। तो अगर ये चीज हमें याद है तो हम बहुत ही इजीली मैटर के स्टेट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में। मतलब सभी स्टेट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन पॉसिबल होता है, उनका नेम हर जगह अलग होता है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और गैस में ज्यादा होता है। तो अगर हमें सॉलिड के किसी कंपाउंड को गैस स्टेट में चेंज करना है तो क्या करना होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर बात कर रहे हैं तो कोई अगर सबसे सपोज करिए कि कैंडल एक तरह का क्या है, सॉलिड है, वैक्स, अब उसको हमें चेंज करना है गैस स्टेट में, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वो क्या होगा, गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। यानी उसके बीच में हमें क्या करना है, पार्टिकल्स का गैपिंग बढ़ाना है। और गैपिंग कब बढ़ेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब एक दूसरे को पकड़े हैं तो उसको वीकेन करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। जब दो चीजों को एक दूसरे से दूर करना है, जैसे सॉलिड से गैस में जाना है, यानी पार्टिकल्स को क्या करना है, दूर दूर करना है। तो जब दूर दूर करना है तो क्या करना, दूर दूर कुत्ता वाला नहीं, दूर 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 वो नहीं, दूर दूर डिस्टेंस से, एक दूसरे से दूरी पे करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो जिस फोर्स से एक दूसरे से बाइंडेड है, जिसकी वजह से एक दूसरे के करीब में है, उसको हमें ब्रेक करना होगा या वीकेन करना होगा। और वो किया जा सकता है दो तरह से। इनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चेंज करते हैं दो तरह से, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। इन दो टर्म को, इन दो फैक्टर्स को वेरी करके हम इन प्रॉपर्टीज को वेरी कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए वन बाय वन सबका डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्जन
कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है सॉलिड टू लिक्विड, कि सॉलिड टू लिक्विड हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। सॉलिड टू लिक्विड, फर्स्ट वन इज सॉलिड टू लिक्विड, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, change of solid to liquid, and this process is also known as melting. जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। एकमात्र ऐसा मैटर जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, आपको बताना है। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं या बताते हैं तो हम उसको रिप्लाई करेंगे कि सही है कि नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक मैटर जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, कौन सा वो मैटर है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। नेम द मैटर विच इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। तो हमें अगर सॉलिड टू लिक्विड में जाना है तो हम लोग अभी यहां पे पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो तरह पे डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमने अर्लियर बताया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इन दो चीजों को वैरी करके हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो पहला जो है सॉलिड टू लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं कि कैसे होगा। तो जो इनके पार्टिकल्स जो होंगे करीब करीब होंगे और इसमें दूर दूर होंगे, तो हमें इससे अगर इसमें जाना है तो इसके पार्टिकल्स को दूर दूर करना है, यानी टेम्परेचर बढ़ाना है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा। जब पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, तो उनकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो वीक होगा। सपोज करिए कि आप किसी को पकड़े हुए हैं, आप किसी को पकड़े हुए हैं स्ट्रांगली, वो चुपचाप खड़ा है, तो आपको मेहनत नहीं पड़ेगी उसको पकड़ने में, क्योंकि भाग ही नहीं रहा है। और एक ऐसा कंडीशन आ गया, जैसे किसी ने बोल दिया कि वो तुमको मारने वाला है, जान से मार देगा, तो अब क्या होगा, उसका मूवमेंट तेज हो जाएगा, और जब मूवमेंट तेज होगा तो वो भागना चाहेगा, और जब भागना चाहेगा तो आप जिस फोर्स से उसको पकड़े थे पहले, अब वो क्या हो जाएगा, वीकेन हो जाएगा, क्योंकि उसका मूवमेंट बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी आप उसको उतनी स्ट्रांगली नहीं पकड़ पाएंगे जितनी स्ट्रांगली पहले आप पकड़े थे, क्योंकि उसका मूवमेंट हो गया, अब वो आपसे दूर जाने लगेगा, मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। तो वही केस यहाँ पे भी है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में, कि जब हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर एक तरह का क्या डिस्टर्बेंस है, उसको भगाना, गर्म करना, तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स का मोशन उतना ही तेज होगा, और जब पार्टिकल का मोशन तेज होगा तो मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। ठीक है। तो जब गर्म करेंगे तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर होने लगेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो वीक होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, सब्सटेंस स्लोली लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर हम आइस की बात कर रहे हैं, आइस, टेक एन एग्जांपल ऑफ आइस, आइस को हम लोग लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो आइस सॉलिड स्टेट में है, और जैसे इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। फ्रिज में रखा है तो सॉलिड स्टेट में, जैसे बाहर निकालते हैं रूम टेम्परेचर पर, धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वही प्रेशर है, हम बस क्या चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, वो उस टेम्परेचर को हम लोग सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच
a substance start changing from solid to liquid state is called melting point of that substance. उस substance का melting point क्या होगा? जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जो रूम टेम्परेचर आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जैसे ही रूम पे ले आते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, तो उस पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। और क्यों? क्योंकि जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस पे वो रीच करता है तो वो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को द चेंज ऑफ solid to liquid is known as the process through which a solid can be changed into liquid state is called melting, and the temperature at which a solid start changing to liquid state at atmospheric pressure is called as melting point. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन, दैट इज लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, लिक्विड टू गैसियस, लिक्विड टू गैस, या फिर कहें तो वेपर। लिक्विड से वेपर में जब चेंज करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, और ये कैसे होता है? लिक्विड टू गैस, इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग या वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं। वेपराइजेशन, इन टर्म के नाम से हम इनको जानते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू वेपर इज नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो अब एक लिक्विड को हमें गैस स्टेट में चेंज करना है, यानी वेपर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लिक्विड सिंपल जो हमारा एग्जांपल है कि वाटर को ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे कि वाटर है, अब इसको हमको वेपर में चेंज करना, वाटर टू वेपर। यानी लिक्विड जो है, लिक्विड क्या होता है? एक पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है, और सॉलिड से लिक्विड से हमें क्या जाना है? गैस में, यानी उनके बीच का पार्टिकल का स्पेस और ज्यादा बढ़ाना है, तो टेम्परेचर देना होगा। जब भी पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो क्या करना होगा? हमें टेम्परेचर देना होगा, और अगर स्पेस घटाना है तो टेम्परेचर कम करना होगा। ठीक है, तो अब लिक्विड को जैसे ही हम हीट करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ने की वजह से उनका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, यानी उनके बीच में दूरी होगी, और जब दूरी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट से वो क्या हो जाएगा? गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन चेंज अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। और इसमें भी एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे ही कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस जो होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, तो उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग at atmospheric pressure is called boiling point. melting point हम देखें अभी, और ये boiling point, तो डिफिनेशन आप जरूर लिख लीजिएगा। the temperature at which a liquid start changing into its vapor form at atmospheric pressure is called boiling point. तो लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में कब चेंज होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। तो दो टर्म हम लोग देख चुके, एक मेल्टिंग, दूसरा बॉइलिंग। अब है जो नेक्स्ट सॉलिड टू लिक्विड देख लिया, लिक्विड टू गैस। अब देखते हैं हम लोग गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड, गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना है हमें किसी सब्सटेंस को।
जैसे मान लीजिए वेपर, वाटर वेपर है, अब उसको लिक्विड में चेंज कर देना है, तो कैसे चेंज करें? तो अभी हम बताएं कि जब सॉलिड टू लिक्विड जाना है, लिक्विड टू गैस, तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा क्योंकि स्पेस बढ़ाना है। अब जब उल्टा करना है तो टेम्परेचर क्या करना होगा? घटाना होगा। वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर, the kinetic energy of the substance will also decrease. In this way, the molecular space between them will also decrease, that is force of attraction will increase. क्या करना है देखिएगा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कहीं कि जैसे ही टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, इसको तो ये भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज करेगा। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है कि इनका जो मोशन है पार्टिकल्स का, वो भी डिक्रीज कर जाएगा, मोशन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। और जब मोशन कम होगा तो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के पास आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो कम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। और जब मॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उल्टा इंक्रीज कर जाएगा, विल इंक्रीज। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा घाट माच तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना कि कई सारी चीजों को एक ही साथ घुसेड़ दे रहे हैं उसी में। हाँ, चलिए फिर से एक बार क्लियर करते हैं, अच्छे से समझते हैं इस चीज को। टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसी चीज की जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक। और जब मोशन बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, दूर दूर भागना शुरू करेगा। जब दूर दूर भागना शुरू करेगा तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, और जब दूरी बढ़ेगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। उसी चीज को हमने यहाँ पे कि सपोज करिए कि हम टेम्परेचर गैस का यानी वेपर का, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, वेपर है, वाटर वेपर है, उसको हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं। तो जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी घटेगा पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स का जैसे काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो उनका जो मोशन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और जब पास आएंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और ये जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो वो कैसा कैरेक्टर हो जाएगा, एक सॉलिड का हो जाएगा, सॉरी लिक्विड का हो जाएगा। गैस का जब घट रहा है तो वो लिक्विड का हो जाएगा। तो ये वेपर से अब चेंज हो जाएगा लिक्विड, यानी जो वाटर वेपर था वाटर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेपर से लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कूलिंग या कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। The change of vapor form of a matter to its liquid form is known as कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोला जाता है जब सॉलिड वेपर से हम लोग लिक्विड स्टेट में जाते हैं, यानी गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। सपोज करिए कि खाना बनता है जब घर पे, जैसे सपोज करिए चावल बन रहा है, बड़े से एक बर्तन में चावल बन रहा है, ऊपर से एक कोई बर्तन से ढका हुआ है, तो वाटर जब उसमें से बॉयल होना शुरू करता है तो उस पर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, पेपर फॉर्म में जाता है, और जैसे नीचे से ऊपर जाता है तो उसको टेम्परेचर कम मिलता है, और जब टेम्परेचर कम मिलता है तो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होना शुरू हो जाता है, और जैसे उसको हम वहां से हटाते हैं तो टेम्परेचर और कम हो जाता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में टपकना शुरू हो जाता है। तो ये उसका एक तरह का एग्जाम्पल। अब जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड, चेंज ऑफ लिक्विड टू
सॉलिड स्टेट, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना। सपोज करिए कि पानी है, वाटर है, अब उसको आइस के रूप में जमा देना है, फ्रीज कर देना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग भी करते हैं, फ्रीजिंग, कूलिंग, फ्रीजिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। और जो टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आइस जो है वो कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे या उससे कम पे। तो इसमें भी वही चीजें हैं सारी कि इसमें भी क्या करना होता है, टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर कम करना यानी उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी कम करना, काइनेटिक एनर्जी कम करना यानी उनके बीच का मॉलिक्यूलर स्पेस कम करना, और मॉलिक्यूलर स्पेस कम करना यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक को छुइए, बाकी सारी चीजें बदलती शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक टर्म जो लिखे थे ना, उसको आप याद कर लीजिए एक तरह से कि टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ये चेंज होगा वैसे ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और काइनेटिक एनर्जी पे इनका मोशन, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मोशन उतना तेजी से होगा, मोशन जितना तेजी से होगा उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ज्यादा होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना ही ज्यादा होगा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, उल्टा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस चीज को अगर आप लिख लेते हैं तो आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आप आसानी से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। कैसे हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड जा सकते हैं। ये प्रोसेस हमने कैसे किया है, सॉलिड टू लिक्विड गए, फिर लिक्विड टू गैसियस गए, फिर गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। इन प्रोसेस को हम बोलते क्या है, सॉलिड टू लिक्विड जाना क्या कहलाता है, मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस जाना क्या कहलाता है, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, ठीक है। फिर गैस टू लिक्विड आना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। यही कन्वर्जन है। एक स्पेशल कन्वर्जन और होता है कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैसीय स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए। एक डिफरेंट है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। There are some substances which are directly changes from solid state to gaseous state. बोल बोल के गला सूख गया, इसीलिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसीय स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होना। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख चुके हैं। जैसे अगर कैम्फर को गर्म करें, जलाएं कपूर को, तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है वेपर फॉर्म में। नेफ्थलीन बॉल जो है
वो भी क्या हो जाता है, डायरेक्ट गायब हो जाते हैं। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही टेम्परेचर देते हैं वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग, अगर वो सॉलिड टू गैस हो रहा है, द प्रोसेस थ्रू विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन। या फिर गैसियस से सॉलिड में जा रहा है तो भी सब्लिमेशन, दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन ही करते हैं। वो सॉलिड टू गैस हो रहा है या गैस टू सॉलिड हो रहा है, दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन ही करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉलिड है, जैसा कोई सॉलिड है जो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग सबलाइम कहते हैं। सॉलिड टू अगर गैसियस में चेंज हो रहा है तो उस मैटर को सबलाइम कहेंगे। जैसे कि कैम्फर की बात कर रहे हैं तो कैम्फर एक सबलाइम है, इसीलिए जैसे उसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। दूसरा जो है, अगर वो गैस टू सॉलिड हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंस को सब्लिमेट करते हैं। यानी अगर वो वेपर से सॉलिड में आ रहा है तो उसको सब्लिमेट करते। तो आज हमने दो चीजों को देखा और काफी डिटेल में देखा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि हमने इसको काफी डिटेल में देखा। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं पे भी कोई चूक हुई है, कुछ छूटा है, तो आप हमें जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। हमने टेम्परेचर कन्वर्जन पढ़ा और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा। दो चीजों को हमने डिटेल में देखा और काफी अच्छे से देखा। आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे जरूर पूछिए। आई होप आपको प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि अभी जो ये प्रोसेस है इस पे कई तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं। हमें आपको उन क्वेश्चंस का इंतजार है, आप कमेंट करके उन क्वेश्चंस को बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप बताते हैं तो उन क्वेश्चंस को लेंगे और उसका सोल्यूशन लेंगे। और अगर आप नहीं बताते हैं फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो अपनी तरफ से लेके उसका आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, क्योंकि ये वीडियो जो है केवल आपके लिए ही है, तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरा सारा एफर्ट बेकार है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, समझने की कोशिश करिए। परेशानी आ रही है तो कमेंट करके बताइए। अगर नहीं कमेंट करना है, पसंद भी आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।